फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन साइकेट्रिक इलनेस के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। इसे कहते हैं OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार हाथ धोने की या साफ़ सफाई से कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं जो लोग, और कहीं भी गंदगी हो, कुछ भी चीज़ ऐसी हो जिससे उन्हें घिन होती है, तो उससे वो परेशान हो जाते हैं, बार बार धोते रहते हैं, हाथ धोना, नहाना, कपड़े धोना इत्यादि। तो ऐसे चीज़ों को, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, कि हम OCD में इंक्लूड करते हैं। बट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सिर्फ साफ़ सफाई ही नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो इलाज करने से कंट्रोल में आ सकती है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम इनके लक्षण को पहचानें और समय पर इसका इलाज कराएं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और इसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होती क्या है। तो ये एक क्रोनिक यानी बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली और पोटेंशियली डिसेबलिंग यानी इंसान की क्षमता को कम कर देने वाली साइकोलॉजिकल बीमारी है, जिसके मुख्यतः दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक है ऑब्सेशनल थिंकिंग और कंपल्सिव बिहेवियर। साथ ही इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और डिपर्सनलाइजेशन जैसे लक्षण भी मिलते हैं। इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये इरेशनैलिटी ऑफ द ऑब्सेशन को समझते हैं पेशेंट। यानी कि जो पेशेंट्स OCD से सफ़र कर रहे होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि जो सोच उनके दिमाग में बार बार आ रही है वो बहुत ही इरेशनल है, यानी सही नहीं है, और वो इससे बचना चाहते हैं या इन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। तो क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं OCD में? मुख्यतः 3 केमिकल्स में चेंजेस देखे जाते हैं। एक तो है सेरोटोनिन, जिसकी मात्रा हमारे शरीर में या हमारे ब्रेन में घट जाती है, कम हो जाती है। दूसरा है डोपामिन, जिसकी मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। और तीसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, इसकी मात्रा भी हमारे शरीर में बढ़ी हुई पाई जाती है। तो आइए जानते हैं ऑब्सेशन क्या है। दोस्तों, ऑब्सेशन ऐसी इंट्रूसिव यानी ज़बरदस्ती हमारे सर में आने वाली, अनवांटेड ना चाहते हुए भी आने वाली, और रिपीटेटिव यानी बार बार आने वाली विचार या चाह है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एंजाइटी यानी कि रेस्टलेसनेस, जो हम अकबकी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। कंपल्सन्स ऐसे बिहेवियर है, ऐसी चीज़ें हैं जो हम बार बार करते हैं इन विचारों के अधीन होकर, यानी जिस तरह के सोच हमारे दिमाग में आते हैं उस के अकॉर्डिंगली हम जो हरकतें करते हैं और जिसे बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है, वो उसे हम कंपल्सन कहते हैं। तो इन लक्षणों को देखने की समय क्या है, यानी टाइम ऑफ ऑनसेट क्या है? तो दोस्तों, सबसे कॉमनली जो देखा गया है कि OCD के लक्षण लगभग 19 साल के आसपास पाए जाते हैं। मेल्स में जो लक्षण है वो पहले आ जाते हैं, यानी अर्ली सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। फीमेल्स में ज़्यादातर लक्षण जो है वो एडोलेसेंट एज ग्रुप यानी 13 से 19 साल के बीच में और प्रेगनेंसी या फिर इमीडिएटली प्रेगनेंसी के बाद देखे जा सकते हैं। 30 साल के बाद OCD के लक्षण देखना थोड़ा रेयर है, यानी अनकॉमन है। ये है कॉर्टिकोस्ट्राइटोथैलेमिक कॉर्टिकल लूप, यानी हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो OCD में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये है स्ट्राइटम, ये थैलेमस, और इसके थ्रू सिग्नल्स जाते हैं, यानी जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इससे सिग्नल आ गया आपके स्ट्राइटम में, स्ट्राइटम से थैलेमस में, और फिर से थैलेमस से फ्रंटल कॉर्टेक्स में। ये एक सिग्नलिंग लूप है जो कि OCD में अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, यानी लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे कॉमनली जो OCD में बहुत मल्टीपल ऑब्सेशंस और कंपल्सन्स देखे गए, यानी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ऑब्सेशन, एक तरीके का सोच आ रहा है पेशेंट के दिमाग में, या एक ही हरकत वो बार बार किए जा रहा है। मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो पेशेंट रिपीटेडली करते रहते हैं, कभी ये सोच में चल रहे हैं, कभी दूसरे सोच में चल रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली कंपल्सन्स भी आते रहते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये ऑब्सेशंस एंड कंपल्सन अनवांटेड होते हैं, अनचाहे होते हैं, और पेशेंट हमेशा उन्हें रेजिस्ट करने की या उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो कॉमनली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं OCD में, उसके बारे में यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है। तो सबसे कॉमन है वॉशिंग, क्लीनिंग, टेकिंग लॉन्ग आवर्स इन बाथ एंड रिपीटेड हैंड वॉशिंग, जो कि कॉमनली आमतौर पे सब लोग जानते हैं कि बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, चीज़ों को धोना, बार बार बर्तनों को धोना या कपड़ों को धोना, ये चीज़ें। या फिर एक्सेसिव होर्डिंग, जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, बट ये कॉमनली देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को होर्ड करते हैं, यानी रखते जाते हैं, उन्हें
फेंक नहीं पाते, चाहे वो चीज़ें आमतौर पर यूज़ होने वाली चीज़ ना भी हो या काफ़ी दिनों से उनके किसी ज़रूरत की ना हो चीज़, फिर भी बार बार दूसरों के कहने के बावजूद भी वो उसको फेंक नहीं पाते और उसको जमा करते जाते हैं। तो इसे हम होर्डिंग कहते हैं और ये भी एक ओसीडी का लक्षण है। इसके अलावा एक्सेसिव एंगेजमेंट इन रिलीजियस रिचुअल्स और जो अपने लव्ड वंस हैं उनके बारे में ट्रैक रखना, ये चीज़ें भी लक्षण जो है देखे जाते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, एक भी चीज़ को मिस नहीं करना या मिस करने से बचना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये चीज़ें, या फिर अपने जो लव्ड वंस हैं उनसे बार बार पूछना कि वो ठीक है या नहीं, उन्हीं के बारे में दिन भर सोचते रहना, ये भी ओसीडी के लक्षण होते हैं। इसके अलावा गैस नॉब, डोर, अप्लायंसेस बंद हुए हैं कि नहीं, अच्छे से लॉक हुए कि नहीं, उसे बार बार चेक करते रहना, या फिर जो चीज़ें हैं घर के आसपास में या घर के अंदर जो चीज़ें अरेंज की हुई हैं उन्हें बार बार ठीक करना, हल्की सी भी चीज़ यहाँ से यहाँ हो गई तो उससे लेके परेशान हो जाना और उसे फिर ठीक जगह पे रखना, यही करते हुए हो सकता है सारा दिन बिता देना, ये ओसीडी के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ओसीडी में हम किस तरह की थेरेपी देते हैं या किस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं? तो मोस्टली 2 चीज़ें होती है ओसीडी में, एक है फार्माकोथेरेपी यानी दवा, और एक है साइकोथेरेपी यानी कि साइकोलॉजिकल थेरेपी देना। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है इसमें है वो है साइकोथेरेपी, यानी कि थेरेपी के थ्रू पेशेंट के सिम्टम्स को इम्प्रूव करना, पर उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाते हैं और बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो साइकोथेरेपी से जल्दी ठीक नहीं होते और उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए कुछ चीज़ों में हमें ड्रग्स देना पड़ता है, और ये जो दवाएं हैं ये सिम्टम्स को बहुत जल्दी एड्रेस करती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट लाती है। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं ओसीडी में उसे बोलते हैं एसएसआरआई, यानी कि सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो सेरोटोनिन की मात्रा को शरीर में बढ़ा देती हैं और उसकी वजह से ओसीडी के सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। इनमें हम मुख्यतः देते हैं फ्लोक्सिटिन, फ्लुवोक्सामिन, पैरोक्सिटिन, सर्ट्रालिन या एसिटालोप्राम। पेशेंट के सिनेरियो, उनके लक्षण पे डिपेंड करते हुए अलग अलग दवाएं प्रेफर की जाती हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जैसे कि क्लोमिप्रामिन बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है छोटे बच्चों में जो कम एज में, एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, उसमें प्रेफर भी किया जाता है। सेकेंड लाइन में आजकल जब पेशेंट फर्स्ट लाइन को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे या उससे उनके लक्षण ठीक नहीं हो रहे तो हम सेकेंड लाइन ड्रग्स ऐड करते हैं। उसमें एंटीसाइकोटिक्स अलग अलग ऐड किए जा सकते हैं जो कि डोपामिन लेवल्स को डिक्रीज़ करते हैं, या फिर एसिटाइलसिस्टीन, लेमोट्रिजिन ऐसे ड्रग ट्राई किए गए हैं। साइकोथेरेपी जो कि मुख्यतः बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओसीडी के लिए, उसमें है आपका बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में क्या करते हैं कि जो आदतें पड़ गई हैं पेशेंट को उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक कॉमनली यूज़ किया हुआ टर्म है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, यानी कि जैसे कि गंदगी है तो पेशेंट को बार बार गंदगी को एक्सपोज करना, जैसे कि पेशेंट के हाथ में गंदगी लगा देना और फिर उसे धोने से रोकना, यानी रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना। तो ऐसे करके और उससे जो एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही है उस एंजाइटी को पेशेंट कैसे डील कर सकता है, खुद को कैसे करने से रोक सकता है, उन चीज़ों के लिए उसे अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। और धीरे धीरे जो बिहेवियर है, यानी बार बार हाथ धोने का जो प्रोसीजर है, जो आदत पड़ गई है पेशेंट को, उसको चेंज किया जाता है। कॉग्निटिव थेरेपी है जिसमें कि जो बार बार जो थॉट्स आ रहे हैं पेशेंट को, उन थॉट्स को चैलेंज करके उन थॉट्स को ऑल्टर करने की कोशिश करना। और कॉम्बिनेशन थेरेपी जो कि मोस्ट कॉमनली की जाती है, ये इन दोनों को साथ में मिलाकर दी जाती है। तो सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो सबसे ज़्यादा सटीक और अच्छी काम करने वाली ट्रीटमेंट पद्धति है ओसीडी के केस में। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय लेता है और इसीलिए हम लोग हमेशा फार्माकोथेरेपी से स्टार्ट करते हैं या फिर दोनों को साथ देने की कोशिश करते हैं। तो ओसीडी जो है उसे लोग अक्सर समझते हैं कि सिर्फ वही बीमारी है जिसमें हाथ धोते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें चेक करते हैं या क्लीनलीनेस से ओरिएंटेड है। लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सारी अलग बीमारियां हैं जो बहुत ही सिमिलर सिम्टम्स रखती हैं ओसीडी से, और उसके वजह से उन्हें एक स्पेक्ट्रम में, यानी कि एक ही कैटेगरी में डाला गया है। तो उसे हम कहते हैं ओसीडी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग आती हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा या आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो आइए देखते हैं। एक तो है बॉडीली प्री ऑक्यूपेशंस, यानी ऐसी बीमारियां जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, जैसे कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर।
दोस्तों, आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने किसी एक अंग से खुश नहीं होते। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी नाक नहीं पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी कान नहीं पसंद है, और ऐसे लोग हर बार जब भी वो आईना देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें कुछ डिफेक्ट है, ये चेंज होनी चाहिए। मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं इसे ठीक करने के लिए, और फिर भी खुद से खुश नहीं रह पाते। तो इस तरह की बीमारी को हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके अलावा हाइपोकॉन्ड्रियासिस, यानी हमेशा ये सोचते रहना कि मुझे कुछ ना कुछ बीमारी है, कभी ये कभी वो, बार बार डॉक्टर्स के पास जाना, उनसे अपने नए नए टेस्ट करवाना, और फिर भी ये मान नहीं पाना कि हम स्वस्थ हैं, बार बार डॉक्टर के बोलने के बाद भी, या टेस्ट जब निगेटिव आते हैं या नॉर्मल रिपोर्ट्स आते हैं फिर भी ये लगते रहना कि मुझे कोई बीमारी है, इसे हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। ये अलग अलग तरह की ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खा ही नहीं पाते, मतलब उन्हें भूख लगती है फिर भी वो खा नहीं पाते इस डर से कि वो मोटे हो जाएंगे, या फिर अगर वो खा लेंगे तो उससे कुछ बुरा हो जाएगा उनका, तो इस वजह से जब वो खा नहीं पाते उसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। या फिर ऐसी बीमारी जिसमें लोग बहुत दिन तक नहीं खाते पर जब खाते हैं तो वो बहुत अधिक मात्रा में खा लेते हैं, जिसे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये चीज़ें भी ओसीडी के स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं। इसके अलावा इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, जैसे कि पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, यानी बार बार गैम्बलिंग करना, लोग अपने आप को गैम्बलिंग करने से रोक ही नहीं पाते। उन्हें पता है कि इससे मेरा मॉनेटरी लॉस होगा, बहुत ज़्यादा घाटा होगा, या ये मेरे लिए बहुत हार्मफुल है, मेरे परिवार के लिए अच्छी नहीं है, पर फिर भी वो करने के लिए मजबूर होते हैं। क्लेप्टोमेनिया, यानी ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ चोरी कर लेना। बहुत लोगों की ये आदत होती है कि वो जब कहीं जाते हैं, कुछ अच्छा उन्हें दिखता है, अगर वो उसे खरीद सकते हैं, वो खरीदने की क्षमता भी होती है उनके अंदर, फिर भी वो उसे चोरी कर लेते हैं। तो ये क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी है जो कि ओसीडी स्पेक्ट्रम के अंदर पड़ती है। इसके अलावा खुद को बहुत लोग इंज्योर करते हैं, सोचते सोचते या कुछ अलग ध्यान में रहते हुए वो खुद को इंज्योर करते रहते हैं, नोचते रहते हैं, कभी कभी स्किन से ब्लड निकल आता है, बहुत सारे इंजरी मार्क्स होते हैं बॉडी में, तो इसे सीरियल कंपल्सन सेल्फ इंजरी बोलते हैं, और ये भी ओसीडी स्पेक्ट्रम में रहता है। इसके अलावा हेयर प्लकिंग, यानी बहुत लोग सोचते सोचते अपने बाल को प्लक करते रहते हैं, हेयर को, और उसके वजह से बाल्डनेस यानी बाल कम भी होते जाते हैं उनके, पर वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये भी इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर और ओसीडी स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑटिज़म, सिडेनहम कोरिया, टॉरेट सिंड्रोम, हंटिंगटन डिजीज़ भी इसके अंदर आते हैं। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का पिक्चर है। ये जो पर्सन है ये आईने में खुद को देख रही है और फॉर किसी रीज़न उसे अपना चेहरा बहुत ही डिस्मॉर्फिक यानी बहुत ही डिरेंज लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, और इसीलिए वो अपने चेहरे से खुश नहीं है। तो ये कॉमनली देखा जाता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होर्डिंग डिसऑर्डर, यानी कि इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें जमा की हुई है और वो उसे समझ में भी आता होगा, या वो अक्सर ये सोचते रहते होंगे कि हमें ये चीज़ें हटानी चाहिए या फेंक देनी चाहिए, या इससे अननेसेसरी एक क्लटर क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो ये चाहते हुए भी कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें जमा करने की कंपल्सिविटी होती है। यह है ट्राइकोटिलोमेनिया यानी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट ने अपने हेयर्स पुल किए हैं और ये पर्टिकुलरली इस एरिया के हेयर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, तो जिसके वजह से बाल्डनेस हो गई है। तो ये भी बहुत कॉमनली ओसीडी स्पेक्ट्रम के अंदर देखा जाता है। और अंत में है एक्सकोरिएशन यानी स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारे लोग अपने स्किन को पिक करते हैं लिप्स के ऊपर या नोज़ के अराउंड के स्किन पे, हैंड्स में, बैक में, ये कॉमनली देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और उसके स्पेक्ट्रम के अंदर पड़ती हैं, और इसका ट्रीटमेंट है, विद प्रॉपर ट्रीटमेंट इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब इसके बारे में जानें। और अंत में आप सभी को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी डिस्कशन समझ में आई होगी और आप इसे और ज़्यादा फैलाएंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही नीचे अपने कमेंट्स देके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं और किन टॉपिक्स पे और जानना चाहते हैं। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मानसिक रोग के बारे में हम जागरूकता फैला सकें। थैंक यू फॉर योर हेल्प।